गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 21वां अध्याय, जिसका नाम है कपड़े की कहानी। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले 2 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जहां हमने ये जाना था कि वस्त्र कैसे कैसे हैं। यानी कि हमने ये समझ बना ली थी कि अलग अलग मौसम के अनुसार हम अलग अलग प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते हैं। यानी हम सर्दी में अलग वस्त्र पहनते हैं, गर्मी में अलग वस्त्र पहनेंगे, और जो बारिश की ऋतु है उसमें हम अलग प्रकार के वस्त्रों को धारण करते हैं। साथ ही साथ बच्चों हमने ये भी जाना था कि कैसे आदि मानव ने वस्त्रों का निर्माण करना सीखा। उसने धागा बनाया, उसने जो बुनाई का कार्य है वो सीखा, कपड़ों को सिला, और फिर अंत में उसने रंगाई के कार्य को भी सीखा, जिसके कारण आज हम अलग अलग प्रकार के रंगों के वस्त्रों को देख पाते हैं। बच्चों, हमने भाग संख्या 2 में वस्त्रों के प्रकार में यह समझ बनाई थी कि जो अलग अलग प्रकार के वस्त्र हैं वो अलग अलग प्रकार के धागे या कपड़ों से बनते हैं। जहां हमने उस श्रृंखला के अंतर्गत यह जाना था कि सूती वस्त्र का निर्माण होता कैसे है, यानी खेत में कपास उगने से लेकर के हमारे पास निर्मित वस्त्र जो उपलब्ध होते हैं उनके बीच में कौन कौन से व्यवसाय होते हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से समझ बना ली थी। तो चलो बच्चों, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे वस्त्रों के प्रकार में, ऊनी वस्त्रों के बारे में, रेशमी वस्त्रों के बारे में और खादी वस्त्रों के बारे में। यानी बच्चों, ऊनी वस्त्र कैसे बनाए जाएंगे, इन्हें बनाने के लिए जो धागा है वो कौन सा होगा। जैसा हमने देखा था कि सूती वस्त्र को बनाने के लिए कपास से निर्मित धागे का उपयोग किया जा रहा है, वैसे यहाँ हम पता करेंगे कि ऊनी वस्त्रों को बनाने के लिए जो धागा होगा वो कहाँ से आएगा। उसके अलावा बच्चों, रेशमी वस्त्रों में भी हम यही चीज़ समझेंगे कि रेशमी वस्त्रों का निर्माण कैसे होता है और जो खादी के वस्त्र होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है। तो चलो बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं ऊनी वस्त्रों के बारे में। देखो बच्चों, कपास हमें पौधों से प्राप्त होता है, उसी प्रकार ऊनी वस्त्रों के लिए ऊन भेड़ों से प्राप्त होती है। तो बच्चों, जैसा हमने जाना था कि सूती वस्त्रों का निर्माण करने के लिए कपास आवश्यक है, क्योंकि कपास से बना हुआ धागे से ही तो बनते हैं ना सूती वस्त्र। और ये कपास हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें पौधों से प्राप्त होता है। उसी प्रकार बच्चों, ऊनी वस्त्रों को बनाने के लिए आवश्यकता होती है ऊन की, और ये ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होती है। जैसा कि यहाँ इमेज में हम देख पा रहे हैं, इस भेड़ पालक को जो अपनी भेड़ों से ऊन को प्राप्त करके इस टोकरी को भर रहा है, फिर इस ऊन से धागा बनाया जाएगा और ऊनी वस्त्रों का निर्माण किया जाएगा। बच्चों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें भेड़ पालन एक व्यवसाय है, यानी भेड़ों को इसीलिए पाला जाता है कि उनसे ऊन प्राप्त की जाए। तो यह एक भेड़ पालन व्यवसाय के रूप में हमारे पश्चिमी राजस्थान का मुख्य व्यवसाय है। तो बच्चों, हम यहाँ ये समझ पा रहे हैं कि भेड़ों को पाला जाता है, फिर उनसे ऊन प्राप्त की जाती है और इस ऊन के माध्यम से निर्मित किए जाते हैं हमारे ऊनी वस्त्र। तो चलो बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं और कुछ आसान से अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। सोचिए और लिखिए। बच्चों, सोचिए और लिखिए में हमारा पहला प्रश्न है, ऊन से क्या क्या बनता है। तो हमने ये जाना था कि ऊन से बने वस्त्रों का उपयोग हम सर्दी में करते हैं, सर्दी में ही करते हैं ना, क्योंकि ये वस्त्र हमें गर्मी का एहसास दिलाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि जो ऊन है उससे कौन कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऊन से स्वेटर, जर्सी, ऊनी कोट, टोपे, शॉल, मोजे, मफलर आदि वस्त्र बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने उन वस्त्रों के नाम लिखे हैं जो किससे बनाए जाएंगे, ऊन से बनाए जाएंगे। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, ऊनी वस्त्र का उपयोग हम कौन से मौसम में करते हैं। क्या गर्मी के मौसम में करते हैं? नहीं ना, ऊन से बने हुए वस्त्रों का उपयोग हम करते हैं सर्दी के मौसम में। तो हम यहाँ लिखेंगे ऊनी वस्त्रों का उपयोग हम सर्दी के मौसम में करते हैं। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को ऊनी वस्त्र साल भर क्यों पहनने पड़ते हैं। बच्चों, जहां मैदानी क्षेत्रों में हम ये देखते हैं कि जो मौसम है वो परिवर्तन होते रहता है। हम साल में कुछ महीने तक हम ऊनी वस्त्र धारण करते हैं, कुछ महीनों में हमें सूती वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। यानी हम समझ पा रहे हैं कि मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के मौसम के अनुसार अलग अलग वस्त्रों को धारण किया जाता है। परंतु आपको पता है, जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ के लोग साल भर तक ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर साल भर तक ठंड पड़ती है,
वहाँ पर सर्दी का एहसास ही रहता है पूरे साल भर। इसी वजह से वहाँ रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, वो साल भर ऊनी वस्त्र पहनते हैं। बच्चों आपने सोचा ऐसा होता क्यों है, पहाड़ों पर इतनी ठंड क्यों पड़ती है? क्योंकि बच्चों जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे जो तापमान है वो कम होते जाता है, यानी बढ़ती ऊंचाई तापमान घटना। और इसी के कारण बच्चों जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है और वहाँ रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो साल भर तक ऊनी वस्त्र को धारण करते हैं। तो देखा बच्चों आपने, यहाँ पर हमने यह समझ बना ली कि जो ऊनी वस्त्र हैं उनका निर्माण कैसे किया जाता है और उनके निर्माण के लिए जो धागा है वो हमें कहाँ से प्राप्त होगा। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि जो स्थान विशेष है जैसे ऊंची पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पर साल भर तक ठंड का एहसास होता है, जिस कारण ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो साल भर तक जो ऊनी वस्त्र हैं वो पहनते हैं। प्यारे बच्चों, वस्त्रों के प्रकार की जो श्रृंखला है उसमें हमने सूती वस्त्रों को जान लिया, ऊनी वस्त्रों को जान लिया। तो चलो अब जानकारी प्राप्त करते हैं रेशमी वस्त्र के बारे में, मतलब कि रेशमी वस्त्रों का निर्माण कैसे किया जाता है। जैसा कि बच्चों हमने देखा था कि सूती वस्त्रों का निर्माण कपास से बने धागे से किया जाएगा, ऊनी वस्त्रों का निर्माण ऊन से बने धागे से किया जाता है। उसी प्रकार देखो बच्चों जो रेशमी वस्त्र हैं वो रेशमी धागों से तैयार किए जाते हैं। जैसा कि बच्चों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंगों के जो रेशमी वस्त्र हैं उनको, और साथ में बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं रेशम का धागा जिसके माध्यम से, जिसकी सहायता से ये वस्त्र तैयार किए गए। बच्चों हमें यह पता चला था कि जो कपास है यानी कि जो सूती वस्त्र हैं उन्हें कपास से बनाया गया, कपास के धागे से, और कपास हमने फसलों में प्राप्त कर लिया। वैसे ही ऊनी वस्त्रों को ऊन से बनाया गया और ये ऊन हमें कहाँ मिली, भेड़ों के पास में। तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि रेशमी वस्त्र को बनाने के लिए जो रेशम का धागा है वो कहाँ से मिलने वाला है। तो चलो बच्चों अब हम समझेंगे जो रेशम का धागा है उसको बनने की प्रक्रिया को। देखो बच्चों यह धागा रेशम कीट से, जो रेशम कीट है उससे प्राप्त होता है। ये क्या करता है, ये कीट अपनी लार के माध्यम से इस धागे को तैयार करता है और इसी धागे को प्राप्त करने के लिए इस रेशम के कीट को पाला जाता है। जैसे ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ को पाला जाता है, भेड़ पालन व्यवसाय किया जाता है, उसी प्रकार बच्चों रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीट को पाला जाता है। तो चलो बच्चों ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे है इस पर भी एक नज़र डालते हैं। बच्चों यहाँ चित्र के माध्यम से हम ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये चित्र जो हमें दिखाई दे रहा है इसे हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक पत्ती है जिस पर एक वयस्क कीट बैठा हुआ है जिसने कुछ अंडे दे दिए हैं। यानी बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं कि जो रेशम का कीट होगा वो किसी पेड़ पर पाया जाता है। ये कौन सा पेड़ है इसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इसके द्वारा दिए गए जो अंडे हैं उनसे फिर लार्वा यानी जो छोटे बच्चे होते हैं वो निर्मित होते हैं, परंतु ये हमें बच्चे जैसे लगते नहीं, ये लार्वा होता है बच्चों। और ये लार्वा इसी पेड़ की, अब ये कौन सा पेड़ है इसके बारे में हम जरूर जानेंगे आगे, परंतु हमें यह पता होना चाहिए जिस पेड़ पे बड़े कीट ने अंडे दिए लार्वा उसी पेड़ पर रहता है और उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। बच्चों धीरे धीरे फिर हम समझ पा रहे हैं ये लार्वा या ये जीव, ये कीट अपनी लार से एक तंतु का निर्माण कर रहा है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस तंतु में लिपटे हुए उस कीट को। बच्चों यहाँ से दो प्रक्रिया शुरू होती हैं, या तो यहाँ से उस कीट के द्वारा धागा प्राप्त कर लिया जाता है या फिर बच्चों यहाँ से ये कीट धीरे धीरे विकसित होता है और अंत में वयस्क कीट का रूप ले लेता है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि रेशम के कीट के द्वारा जो उसकी लार होती है उसके माध्यम से हम रेशम का धागा प्राप्त करते हैं। बच्चों अब ये हम जानना चाहते हैं ना ये कौन सा पेड़ है जिस पर ये रेशम का कीट रहता है, या हम देखना चाहें तो हमें कौन से पेड़ पर इसको ढूंढना होगा। तो देखो बच्चों यह कीट जो शहतूत का पेड़ होता है उस पर पाया जाता है, या इस कीट को शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है और यह कीट शहतूत की पत्तियों को खाता है। जैसा कि इमेज में हम देख पा रहे हैं इस पत्ती को खाता हुआ ये रेशम का कीट। तो बच्चों यहाँ पर हमने यह जानकारी प्राप्त कर ली कि रेशम के कीट की लार से रेशम का निर्माण होता है और इस रेशम से धागा बना करके रेशमी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। तो हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर चुके हैं रेशमी वस्त्रों के बारे में। तो बच्चों हमने सूती वस्त्रों को समझा,
हमने ऊनी वस्त्रों को जाना, हमने रेशमी वस्त्रों को जाना। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे खादी के वस्त्रों की, कि खादी के वस्त्र होते कैसे हैं या बनते कैसे हैं, इन्हें हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, किस अवसर पर इन पर विशेष छूट हमें देखने को मिलती है, और ऐसे कौन से महापुरुष थे जिन्होंने खादी के वस्त्रों को प्रोत्साहन दिया था। तो चलो बच्चों जानकारी प्राप्त करते हैं खादी वस्त्र के बारे में। देखो बच्चों, हाथ से कताई एवं बुनाई से बने कपड़े खादी कहलाते हैं। बच्चों, जहां हमने ये जाना था कि मशीनों से बुनकर के कपास से निर्मित धागा है उससे कपड़े बनाए गए, उन्हें हमने नाम दिया सूती वस्त्र का। वहीं पर हमें यह पता होना चाहिए कि हाथ से कताई का कार्य किया जाएगा और हाथ से ही बुनाई का कार्य किया जाता है। इस कपड़े को हम खादी का कपड़ा कहते हैं। बच्चों, जैसा कि इस इमेज में हम देख पा रहे हैं, ये है खादी के कुछ कपड़ों के नमूने। बच्चों, साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि गांधी जी ने खादी से बने वस्त्रों को पहनने पर अधिक महत्व दिया था। वे स्वयं चरखे पर कताई करते थे। यानी बच्चों, हम ये समझ पा रहे हैं चरखा वह यंत्र है जिस पर इस खादी के कपड़े के लिए जो धागा है उसका निर्माण किया जाता है, यानी कताई का कार्य किया जाता है। और जो हमारे राष्ट्रपिता बापू जैसे नामों से संबोधित होने वाले महापुरुष कौन, महात्मा गांधी जी थे, वो विशेष बल देते थे कि खादी से बने हुए वस्त्रों का उपयोग किया जाए। ऐसा क्यों? उनकी ऐसी क्या धारणा थी कि वो इतना महत्व इनको दे रहे थे? तो देखो बच्चों, गांधी जी मानते थे कि अगर खादी का विकास होगा तो सभी को काम मिल सकेगा, यानी जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको रोजगार उपलब्ध होगा। इसीलिए गांधी जी इन जो खादी से बने हुए वस्त्र हैं उनको ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे। बच्चों, हमने यह तो जान लिया कि खादी के वस्त्रों का निर्माण कैसे होता है। हमने ये भी जाना कि जो कौन से महापुरुष हैं जिन्होंने इस खादी के वस्त्रों को प्रोत्साहन दिया। अब हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमें ये सस्ते दामों में कब मिल सकते हैं, यानी इन पर हमें कब छूट उपलब्ध होती है। तो देखो बच्चों, आज भी गांधी जी के जो जन्म दिवस है, यानी गांधी जयंती का अवसर है, यानी कौन सी तिथि, 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर पर खादी के बने हुए जो वस्त्र होते हैं उनकी कीमत पर विशेष छूट दी जाती है। और बच्चों, जो खादी भंडार के नाम से अनेक सारी दुकानें हैं जहां पर ये खादी से निर्मित वस्त्र हमें मिलते हैं, उन्हें हम हमारे आसपास देख पाते हैं। इन दुकानों पर जो गांधी जी के जन्म दिवस का अवसर है, यानी गांधी जयंती 2 अक्टूबर का अवसर है, उस पर इन कपड़ों पर हमें विशेष छूट मिलती है। तो देखा बच्चों, आपने वस्त्रों के प्रकार का जो अलग अलग प्रकार हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, उनके निर्माण की प्रक्रिया को समझा, उनके द्वारा या उन्हें बनाने के लिए जो धागा है वो कैसे प्राप्त होगा, इसके बारे में आज की कक्षा में हमने विस्तार से समझ लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।